तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने माप और मापी औजार को डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने माप और मापी औजार और हमारे सेफ्टी के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इन वीडियोस को पूरा देख लिया तो फ्रेंड्स, जो आपके फिटर थ्योरी के जो डीपली क्वेश्चन रहते हैं या जिस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब पक्का से करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा थर्ड चैप्टर है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। मतलब मार्किंग टूल्स हमारे क्या होते हैं, मार्किंग हम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा मार्किंग। अब मार्किंग क्या होती है तो पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है, कोई भी जॉब बनाने से पहले दी गई ड्राइंग या ब्लूप्रिंट के अनुसार जॉब की मार्किंग या लेआउट कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जॉब सही व परिशुद्ध नहीं बनेगा। अर्थात जॉब पर ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग करने की विधि को लेआउट या मार्किंग आउट कहते हैं। मतलब फ्रेंड, जब हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो उस पर क्या रहता है, सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। अब ड्राइंग पर हमें जैसा जैसा दिखाया जाता है उसके अनुसार ही हम जॉब पर मार्किंग करते हैं, या हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं कि हमें इस पर क्या ऑपरेशन करना है और कैसे करना है, तो वही हमारी मार्किंग रहती है। अब वो मार्किंग के बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा मार्किंग मीडिया। अब मार्किंग मीडिया क्या होता है तो फ्रेंड्स, मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग मीडिया को जॉब की सतह पर लगाने से यह लाभ होता है कि जॉब की सतह पर रेखाएं खींचते समय वे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। अब फ्रेंड्स, मार्किंग मीडिया हमारा क्या रहता है, हम कोई भी जॉब बनाते हैं, जब जॉब को हम 90 डिग्री में बना लेते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, एक सफेद हमारा चौक ले लेते हैं हम मार्किंग मीडिया में, तो चौक वगैरह लगा देते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम मार्किंग करेंगे तो जो उससे हमारी लाइनें हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी, तो उसके लिए हम मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, मार्किंग मीडिया भी हमारा कई प्रकार का होता है। तो पहला हमारा कौन सा है, पहला है हमारा व्हाइट वॉश, सफेदी। मतलब हम चाक पाउडर भी बोल सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, चाक पाउडर और पानी का घोल, चाक और स्पिरिट का घोल और सफेद लेड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल तैयार किए जाते हैं। इस घोल का प्रयोग रफ सतह जैसे ढलाई किए हुए पार्ट्स की रफ सतह या फोर्ज की गई हुई सतह की मार्किंग के लिए करते हैं। जैसे जो जॉब थोड़ा रफ रहता है या जिसको फोर्ज किया गया है तो उस पर हम व्हाइट वॉश का यूज करते हैं। जिन पार्टों या जॉबों की शुद्धता अधिक होती है उनके लिए व्हाइट वॉश उपयुक्त नहीं होता। मतलब जैसे कोई जॉब ज़्यादा फिनिशिंग वाला है तो उसके लिए हम किसका यूज नहीं करेंगे, व्हाइट वॉश का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या रहता है, हमारे जॉब पर जंग वगैरह लग जाता है। तो क्या बोल रहा है, नोट लिखा है स्पेशल, बोल रहा है साधारण ब्लैक बोर्ड चाक का प्रयोग कास्ट आयरन व स्टील के बने पार्ट्स की रफ सतहों पर भी किया जाता है। जो हमारा साधारण ब्लैक बोर्ड चौक रहता है उसका यूज हम किस पर करते हैं, कास्ट आयरन व स्टील के बने पार्ट्स की रफ सतहों पर भी करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा कॉपर सल्फेट या नीला धोता। इसको पढ़ लेते हैं। इसके दो नाम और हैं, क्या बोलते हैं इसको, तूतिया, ब्लू बिटरल भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, यह एक प्रकार का घोल है जिसमें 1/4 भाग गैलन पानी में 4 से 5 औंस नीला धोता मिलाया जाता है और 4 से 5 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया जाता है। कैसे कैसे मिलाया जाता है, 1/4 भाग गैलन पानी में 4 से 5 बूंदे क्या मिलाया जाता है, नीला धोता, और 4 से 5 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसको धातु की सतह पर लगाया जाता है धातु की सतह का रंग तांबे के जैसा हो जाता है। जब हम कॉपर सल्फेट को लगाते हैं धातु की सतह का रंग कैसा हो जाता है, तांबे के जैसा हो जाता है। यह मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। जो हमारा कॉपर सल्फेट रहता है कैसा रहता है, तो जो हमारा कॉपर सल्फेट रहता है वो हमारा थोड़ा जहरीला रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको कॉपर सल्फेट भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा पर्शियन ब्लू। अब पर्शियन ब्लू ये भी हमारा एक मार्किंग मीडिया है। तो क्या बोला है, इसका प्रयोग रेती या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं। जो पर्शियन ब्लू रहता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, रेती या मशीनिंग द्वारा मतलब जो सतह हमारी मशीनिंग द्वारा तैयार होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं, पर्शियन ब्लू का। इस पर खींची गई रेखाएं साफ साफ दिखाई देती हैं परंतु कार्य करते समय यह जल्दी मिट भी जाता है। मतलब पर्शियन ब्लू क्या रहता है, इस पर रेखाएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन क्या कर होता है ये का मतलब जब हम काम करते हैं तो जल्दी मिट भी जाता है। यह मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लगाता है। जो पर्सियन ब्लू रहता है उसमें क्या रहता है, उसको सूखने में अधिक समय लगता है। अब आ जाता है हमारा सेल्यूलोज बार्निश। यह सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है। यह बाजार में कई रंगों में मिलता है। यह मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है। कौन सा, सेल्यूलोज बार्निश। जो सेल्यूलोज बार्निश रहता है ये क्या रहता है, बाजार में कई रंगों में मिलता है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मार्किंग मीडिया आपका क्लियर
हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ रहा है, मार्किंग के उद्देश्य, मतलब मार्किंग के उद्देश्य क्या है, मतलब मार्किंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, मार्किंग की हुई लाइनें जॉब बनाते समय कारीगर का पथ प्रदर्शन गाइडलाइन करती हैं, जिससे यह जॉब को सही माप में बना सकती हैं। मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लग जाता है कि जॉब का सही आकार बनाने के लिए फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा कितनी मात्रा काटनी है। अब फ्रेंड्स, मार्किंग का उद्देश्य क्या रहता है, कि मार्किंग का मतलब ये रहता है कि जैसे हमने किसी जॉब पर मार्किंग कर दी, तो वो क्या हमें गाइड करता है कि हमें इस लाइन में इतना काटना है या हमें इसको ऐसा बनाना है। तो जो मार्किंग रहती है वो इसीलिए की जाती है। अब मार्किंग करने से हमें यह भी पता लग जाता है कि हमें किसी जॉब का आकार बनाने के लिए उसको कितना काटना है, मशीन द्वारा कितना काटना है, उस पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है या नहीं। तो मार्किंग का यही उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्या बोल रहा है, लेइंग आउट विधियां। तो मार्किंग करते समय सबसे पहले सीधी मतलब हॉरिजेंटल, फिर उसके बाद वर्टिकल और कोण वाले लाइनें खींचनी चाहिए। इसके बाद वृत्तचाप वक्र का लाइनें खींचनी चाहिए। तो मार्किंग करते समय सबसे पहले क्या है, हॉरिजेंटल लाइन खींचनी चाहिए, फिर वर्टिकल लाइन खींचनी चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन कैसी, हमारी ये वाली, पहले हॉरिजेंटल फिर उसके बाद वर्टिकल। इसके बाद हम इस पर कोई व्यत्य चाप लगा रहे हैं तो इसको सेंटर वगैरह मान के इस पर हम व्यत्य चाप लगा सकते हैं। तो यही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मार्किंग आउट क्या होता है। जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो उस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करनी पड़ती है। इस प्रकार जॉब बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की क्रिया को मार्किंग आउट कहते हैं। मतलब कोई भी जॉब बनाया जाता है तो उस पर हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने से पहले जो मार्किंग करने की क्रिया रहती है उसको क्या बोलते हैं, मार्किंग आउट। अब आ जाता है मार्किंग की विधियां। तो मार्किंग कितने प्रकार की होती है, पहली हमारी डेटम लाइन मेथड। यह विधि उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी जॉब की दो संलग्न भुजाएं अच्छी तरह से फिनिश की हुई और 90 डिग्री के कोण में बनी हो। मतलब डेटम लाइन मेथड कब यूज करते हैं, जब हमारे जॉब का 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है मतलब ये वाली सतह भी फिनिश है। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डेटम लाइन मेथड क्यों यूज में लाई जाती है, जब हमारे जॉब की दो संलग्न भुजाएं अच्छी तरह से फिनिश की हों। अब ये इस तरफ की भुजा और ये इस तरफ की भुजा जब ये दोनों 90 डिग्री में बनी रहती हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, डेटम लाइन मेथड का। दूसरी कौन सी आ जाती है हमारी, सेंट्रल लाइन मेथड। यह विधि वहां प्रयोग में लाई जाती है जहां मार्किंग उन टेढ़े मेढ़े कार्यों पर करनी होती है जिनका कोई भी सिरा फिनिश ना किया हो। मतलब कोई भी जॉब है, ये हमारा कोई भी जॉब हो गया, इसकी कोई भी सतह फिनिश नहीं है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेंट्रल लाइन मेथड का। इसके बाद आ जाता है हमारा टेम्पलेट द्वारा। अब टेम्पलेट द्वारा कैसे करते हैं, इस विधि में जॉब की आकृति की टेम्पलेट होती है जिसे जॉब की सतह पर रखकर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग की जाती है। इससे मार्किंग ज़्यादा शुद्ध साइज में नहीं होती है। इस प्रकार की मार्किंग वहां पर की जाती है जहां पर एक ही प्रकार की मार्किंग बहुत से कार्यखंडों पर करनी होती है। अब फ्रेंड, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट हमारा एक प्रकार का सांचा होता है। जैसे इस पे हमने ये भी आकार का ग्रुप बना दिया, तो ये क्या है, इस प्रकार की टेम्पलेट रहेगी, ये टेम्पलेट रहेगी, इसको हम इस पर रखकर लाइनिंग कर देंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें जो प्रचारक रहते हैं उनके पास एक टेम्पलेट रहती है, तो उस टेम्पलेट पर वो कलर कर देते हो तो वैसे की वैसा छप जाता है, तो वही हमारी टेम्पलेट रहती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ टेम्पलेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाती है गोल जॉब का केंद्र निकालने की विधियां। जो गोल जॉब रहता है हमारा, उसका केंद्र कितनी विधियों द्वारा निकाला जाता है, 5 विधियों द्वारा। तो पहली कौन सी है, जेनी कैलीपर द्वारा। दूसरी कौन सी है, सरफेस गेज द्वारा। तीसरी कौन सी है, बर्नियर हाइट गेज द्वारा। चौथी कौन सी है, सेंटर हेड द्वारा। और पांचवी हमारी बेल पंच द्वारा। फ्रेंड्स, इन पांचों के द्वारा ही हम गोल जॉब का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मार्किंग टूल्स, मतलब कौन कौन से हमारे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा डिवाइडर, विभाजक। अब फ्रेंड, डिवाइडर क्या होता है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर आप सभी स्टूडेंटों ने डिवाइडर देखा होगा। डिवाइडर का उपयोग हम क्या करते हैं, वृत्तीय चाप लगाने के लिए करते हैं। तो पढ़ते हैं, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ये प्राय हाई कार्बन स्टील से बना होता है। मार्किंग टूल है, किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से। और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। और इनका जो पॉइंट रहता है कैसा कर दिया जाता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसको माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है और इसके पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। इसका जो इसको किससे बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से भी और केस हार्ड कर दिया जाता है। कार्य के अनुसार ये कई साइज में पाए जाते हैं, जैसे 100 mm, 150 mm, 200 mm आदि। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, साइज। डिवाइडर का साइज उसकी रिवेट या पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। अब जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया डिवाइडर। ये थोड़ा आपको समझ आने के लिए बना रहा हूँ। तो डिवाइडर का साइज हम कैसे लेते हैं, उसकी रिवेट, यहाँ उसकी रिवेट लगी रहती है, तो रिवेट के पॉइंट से ये जो इसका लेग दिखा रहा है यहाँ तक इसका साइज लेते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
डिवाइडर के द्वारा 150 mm तक के वृत्त बनाए जाते हैं। डिवाइडर के द्वारा हम कितने वृत्त बना सकते हैं? 150 mm तक के ही। अब डिवाइडर के प्रकार आ जाते हैं, तो पहला है फर्म जॉइंट। इस प्रकार के डिवाइडर में इसकी दोनों टांगों को एक रिवेट और वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग स्प्रिंग जॉइंट की अपेक्षा कम किया जाता है। कौन सा? फर्म जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा, मतलब स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा फर्म जॉइंट का यूज कम किया जाता है। दूसरा आ जाता है स्प्रिंग जॉइंट। इस प्रकार के डिवाइडर में इसकी दोनों टांगों को एक चपटे स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है और दोनों टांगों को एक नट व स्क्रू की सहायता से समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। कौन से डिवाइडर का यूज किया जाता है? स्प्रिंग जॉइंट। फ्रेंड जो इनके डाइग्राम है वो फ्रेंड्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फ्रेंड थोड़ा स्ट्रगल तो आपको भी करना होगा, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो फ्रेंड्स आपको इनके डाइग्राम जो है वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, तो आपको बराबर समझ में आएगा। मैं आपका थ्योरिकली बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आता है डिवाइडर के उपयोग। अब डिवाइडर के उपयोग क्या है? किसी जॉब की सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए, किसी जॉब की सरफेस पर खींची लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए, स्टील रूल से माप को जॉब पर ट्रांसफर करने के लिए। तो डिवाइडर के ये 3 यूजेस होते हैं। अब आ जाता है हमारा ट्रेमल। ये आपको दिख रहा होगा, ये आप ट्रेमल को अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा ट्रेमल है, ये इसमें 2 स्लाइडिंग हेड है। ये हमारी, इसको बोलते हैं हम बीम। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपने इनको देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेमल क्या है? तो बोल रहा है ट्रेमल एक मार्किंग टूल है। ट्रेमल भी क्या है? एक मार्किंग टूल है। आमतौर पर जॉब पर वृत्तीय चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके द्वारा 150 mm या 6 इंच व्यास तक के रेडियस लगाए जाते हैं। इससे बड़े साइज के वृत्त लगाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड ट्रेमल भी हमारा क्या है? मार्किंग टूल है। अब फ्रेंड आपने देखा होगा डिवाइडर के द्वारा हम 150 mm तक वृत्त लगा सकते हैं। अब 150 mm से हमें बड़े वृत्त लगाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रेमल का। ट्रेमल के द्वारा 150 से 500 mm तक के वृत्त या चाप खींचे जा सकते हैं। ट्रेमल के द्वारा कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 150 से 500 mm तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनावट। इसकी बनावट में एक स्टील की छड़ होती है जिसको बीम कहते हैं। बीम के ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं जिनको बीम पर उधर उधर खिसकाया जा सकता है। इन स्लाइडिंग हेडों को कसने के लिए क्लैपिंग नट लगे होते हैं। स्लाइडिंग हेडों के साथ स्क्राइबर वगैरह फिट रहते हैं। स्लाइडिंग हेड को क्लैपिंग नट की सहायता से बीम पर कहीं भी माप के अनुसार कसा जा सकता है और कैरियर की सहायता से सूक्ष्म कर सकते हैं। ट्रेमल से माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेमल का प्रयोग अधिकतर सीट मेटल वर्क में किया जाता है। तो फ्रेंड ट्रेमल में कुछ नहीं है, बोल रहा है इसके ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं। ये दोनों स्लाइडिंग हेड आपको दिख रहे होंगे और एक रॉड रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रीम या ट्रेमल बार। अब फ्रेंड्स इसका जो साइज रहता है, अब जैसे हमने इसको इतना खोल लिया, तो अब इसका जो साइज आया है उसको हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम स्टील रूल का यूज करेंगे। स्टील रूल को इन दोनों के बीच लगा के देख लेंगे, जो आएगा वो हमारा रीडिंग रहेगी। तो ऐसे ही है ये फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ट्रेमल भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा? स्क्राइबर। अब फ्रेंड स्क्राइबर क्या होता है? यह भी एक मार्किंग टूल है। स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स हमारा कोई भी जॉब है, उस पर लाइनें खींचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्क्राइबर का। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसका पॉइंट हार्ड व टेम्पर किया रहता है। अब स्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर हार्ड व टेम्पर रहता है? तो 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 125 से 200 mm तक लंबाई तक पाई जाती है। लंबाई कितनी रहती है? 125 से 200 mm। स्क्राइबर की मोटाई 3 से 5 mm रखी जाती है। स्क्राइबर के पॉइंट को नुकीला बनाने के लिए सान पत्थर और स्टोन पर घिसा जाता है। अब फ्रेंड्स जो सान पत्थर क्या रहता है? आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो बाल काटने वाले रहते हैं उनके पास एक पत्थर रहता है जिस पर वो उसकी धार तेज करते हैं, तो वो ही हमारा सान पत्थर रहता है जो स्क्राइबर का हमारा पॉइंट है। उसको हम, उसको मतलब नुकीला बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? ऑयल स्टोन का, या आप ग्राइंडर का यूज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्क्राइबर के प्रकार। स्क्राइबर के प्रकार में पहला है हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सरस सीधा व नुकीला होता है और इसकी बॉडी प्लेन या नलिंग की हुई होती है। इसका प्रयोग साधारण मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट स्क्राइबर ये आपको दिख रहा होगा। स्ट्रेट स्क्राइबर का यूज कहाँ करते हैं? साधारण मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए। अब दूसरा स्क्राइबर आ जाता है हमारा बेंट स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है और दूसरे सिरे को 90 डिग्री के कोण में मोड़कर नुकीला कर दिया जाता है। इसके सीधे सिरे का प्रयोग साधारण लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। किसी जॉब पर छोटे छोटे मापों की लाइनें लगाने के लिए, जैसे 1 mm 1.5 mm इत्यादि, सरफेस गेज की सहायता से। लेथ मशीन पर फोर्जा चक में जॉब को सेंटर में बांधने के लिए किसी खोखले बेलनाकार जॉब की अंदरूनी सतह पर लाइनें खींचती। अब फ्रेंड्स क्या रहता है? इसका जो एक सिरा रहता है ये सीधा रहता है और दूसरे सिरे को कितने 90 डिग्री में मोड़ दिया जाता है। तो अब जैसे हमें उल्टी तरफ से लाइन खींचनी है या किसी खोखले जॉब में लाइन खींचनी है तो इस तरफ का यूज करेंगे, और साधारण लाइन लगाने के लिए स्ट्रेट सिरे का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा
कौन सा, बेंट स्क्राइबर। अब आ जाता है तीसरा हमारा एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर में स्लीव लगी होती है जिसकी बॉडी पर नलिंग की हुई होती है। इसकी पूरी लंबाई में सेंटर से गोल सुराख बना होता है जिसमें साधारण स्क्राइबर को लगाया जा सकता है और इधर उधर कहीं भी क्लैंप करके समायोजित किया जा सकता है। ये है हमारा एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। अब आ जाता है ऑफसेट स्क्राइबर। यह स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज में परिशुद्धता से मार्किंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका सिरा चाकू की तरह तेज होता है, इन्हें नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। तो ऑफसेट स्क्राइबर किस में लगा होता है फ्रेंड, वर्नियर हाइट गेज में। अब आ जाता है पॉकेट स्क्राइबर। यह नल की स्टील ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब के सिरे पर लगे नट को घुमाने पर स्क्राइबर बाहर निकल आता है। इसे पेन की भांति जेब में रख सकते हैं। स्क्राइबर को प्रयोग करते समय 30 से 35 डिग्री पर झुकाकर प्रयोग करना चाहिए तथा अपनी ओर खींचना चाहिए। जो स्क्राइबर रहता है उसको कितने 30 से 35 डिग्री पर झुकाना चाहिए और अपनी ओर खींचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है हमारा पंच। पंच क्या होता है, मार्किंग की हुई लाइनों को स्थायी बनाने के लिए एक टूल का प्रयोग किया जाता है जिसे पंच कहते हैं। अब फ्रेंड्स मार्किंग की लाइन तो हमने बना ली, अब उस पर डॉट भी लगाने पड़ेंगे जिससे वो हमें दिखाई दे। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, पंच का। पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिए जाते हैं जिससे की हुई मार्किंग जॉब बनाते समय तक दिखाई देती है। पंच की बॉडी अष्टभुज आकार की होती है। इसको बेलनाकार बनाकर नलिंग कर दिया जाता है। इसकी बनावट में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है हेड, बॉडी, पॉइंट। तो ये आपको दिख रहा होगा पंच। इस पर हम क्या करते हैं, हैमर की चोट मारते हैं तो जो हमारा जॉब रहता है उस पर निशान पड़ जाता है। तो फ्रेंड पंच का यूज इसलिए करते हैं हम, किसी जॉब की मार्किंग की जो लाइनें रहती हैं उनको पक्का करने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं, तो उसे पंच बोलते हैं। अब फ्रेंड्स पंच किस धातु का बना होता है, तो पंच हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और हार्ड बटन पर कर दिया जाता है। साइज कैसे लेते हैं, पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई और व्यास से लिया जाता है। पंच का साइज कैसे, इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई से, और जो इसका जो व्यास रहता है, ये जो व्यास रहता है इससे लिया जाता है। तो फिर साइज भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पंच 100 गुणा 12.5 mm, मतलब 100 mm लंबाई, 12.5 mm मोटाई। पंचिंग किए गए निशानों को विटनेस मार्क के नाम से जाना जाता है। जो पंचिंग किए गए निशान रहते हैं किस नाम से, विटनेस मार्क। पंचिंग करते समय एक निशान से दूसरे निशान के बीच की दूरी 3 से 5 mm रखी जाती है। अब फ्रेंड जैसे ये लाइन है, इस पर हम पंचिंग कर रहे हैं, तो एक ये डॉट हो गया, एक ये डॉट हो गया, तो इनकी दूरी कितनी रहनी चाहिए, 3 से 5 mm। पंचिंग करते समय 250 ग्राम वाले हैमर का प्रयोग किया जाता है। पंचिंग करते समय हम कितने ग्राम के हैमर का यूज करेंगे, 250 ग्राम वाले हैमर का। अब पंच के भी प्रकार रहते हैं। पहला पंच है प्रिक पंच। इसके पॉइंट को 30 डिग्री के कोण में बनाया जाता है। पंच का प्रिक पंच का जो पॉइंट रहता है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। इसका प्रयोग प्राय नरम धातु के जॉब पर की हुई मार्किंग को, मतलब नरम धातु के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिक पंच का। इसका पॉइंट कितना रहता है, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, डॉट पंच। इस प्रकार के पंच के पॉइंट को 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। डॉट पंच को कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। इसका प्रयोग मार्किंग करने के पश्चात डॉट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का कोण कितना रहता है फ्रेंड, 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है सेंटर पंच। इसकी आकृति डॉट पंच की तरह ही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसका पॉइंट 90 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल करने के लिए उसके सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है। पंच किए गए निशानों में ड्रिल का वेब आसानी से बैठ जाता है। सेंटर पंच का प्रयोग गोल रॉडों को लेथ मशीन पर खरादने से पहले इनका किनारों पर गहरे केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपको इतना याद रखना है, सेंटर पंच का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ड्रिल होल करने के लिए, उसके सेंटर पॉइंट की पंचिंग वगैरह करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब सॉरी नेक्स्ट पंच। अब आ जाता है ऑटोमेटिक पंच। इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय है चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब ऑटोमेटिक पंच के लिए हैमर का यूज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसको दबाते हैं। इसका जो हेड रहता है, बोल रहा है जब हेड को दबाते हैं तो स्ट्राइकर चोट मारने वाला पंच पॉइंट पर चोट लगाता है। चोट का दबाव इसके हेड या कैप को कम किया जा सकता है। पंचिंग करते समय इसको हाथ से दबाव डाला जाता है, मतलब फ्रेंड्स इस हाथ से हम दबा देते हैं तो क्या रहता है, हमारे जॉब पर जो रहता है पंचिंग हो जाती है। इसका पॉइंट कार्य के अनुसार 90 या 60 डिग्री में कैप को घुमाकर सेट कर लिया जाता है, मतलब इसका पॉइंट भी सेट करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री पर किसको, कैप को घुमाकर सेट कर देते हैं। अब आ जाता है बेल पंच। यह गोल छड़ों के केंद्र निकालने या मार्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेल पंच का यूज कहाँ करते हैं, गोल छड़ों के केंद्र निकालने के लिए। इसकी इस पंच की बाहरी आकृति घंटी की तरह कोनिकल टेपर होती है। इसके अंदर पंच लगा होता है जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इसे रॉड के फेस पर सेट करके इसके पंच पर हैमर की चोट मारते तो रॉड का सेंटर निकाला जा सकता है। बेल पंच का साइज किस पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड बेल पंच का साइज के घेरे पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंच। अब आ जाता है होलो पंच।
नाम से ही समझ में आ रहा है, खोखला पंच। तो इस प्रकार के पंच का आपको सिर्फ याद रखना है कि इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? गत्ता, चमड़ा, गैस्केट, सीट, नरम अलोई धातुओं के लिए किसका यूज करते हैं? हॉलो पंच का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड पंच। इस प्रकार के पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता, बल्कि यह प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्लैक स्मिथी, लोहारी कार्य में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए। ब्लैक स्मिथी में कौन से पंच? सॉलिड पंच का यूज करते हैं। अब आ जाता है पिन पंच। ये पंच आगे से समांतर तथा आम पंचों से कुछ अधिक लंबे होते हैं। ये पिन आदि को निकालने के काम में आते हैं। इनके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। इन पंचों का प्रयोग डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में बताता जा रहा हूँ, बाकी आप इनको अच्छे से याद रखना है। पिन पंच का यूज कहाँ करते हैं? टेपर पिन या डबल पिन को निकालने के लिए। अब आ जाता है डबल एंड पंच। इस पंच के दो पॉइंट होते हैं जो 3 से 5 mm की दूरी पर होते हैं। इससे पंचिंग करने में सुविधा रहती है, क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर रखी जाती है। तो यह हो गया हमारा डबल एंड पंच। नंबर पंच का प्रयोग जो अपन नंबर डालने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड जो आपके पंच हैं, आप अपनी वर्कशॉप वगैरह में देख सकते हैं। आपकी वर्कशॉप में मतलब पंच वगैरह होंगे तो आप उनको देख सकते हैं, उनका पॉइंट एंगल कितना है। और जो नंबर पंच है, कैसे नंबर पंच से नंबर डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके बहुत सारे डाउट रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको खुद क्लियर करने होंगे। मतलब अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ ना। तो आप फ्रेंड्स अपनी बुक में वगैरह में भी देख सकते हैं, आप अपनी वर्कशॉप में जाकर भी उन सबको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है हमारा सरफेस गेज। अब सरफेस गेज क्या होता है? सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। अब सरफेस गेज क्या है? ये भी मार्किंग टूल है। कितना स्क्राइबर लगा रहता है? दो सिरों वाला स्क्राइबर। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है। सरफेस गेज को क्या बोलते हैं? मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग जॉब के ऊपर शुद्धता में समांतर लाइनें लगाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm या 0.5 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। मार्किंग के अतिरिक्त इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा फोर्जा चक्र रहता है, सॉरी सरफेस गेज के रहता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। अब कैसी मार्किंग? फ्रेंड मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है, अब इस पर हमें ये समांतर लाइनें खींचना है, तो उसके लिए फ्रेंड किसी टूल का तो यूज करेंगे, हम हाथ से तो खींच नहीं सकते हैं। तो वही मार्किंग की लाइनें खींचने के लिए किसका यूज करते हैं? सरफेस गेज का। अब सरफेस गेज के भी प्रकार रहते हैं। तो पहला है हमारा सॉलिड सरफेस गेज, फिक्स्ड सरफेस गेज। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सॉलिड सरफेस गेज है। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या बोला है। इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या चौरस आकार का बेस होता है। ये चौरस आकार का बेस हो गया, जिसके साथ एक पिलर स्पिंडल स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। ये पिलर स्थायी रूप से जुड़ा है। पिलर के ऊपर सुबेल पोस्ट स्नग को, अब सुबेल पोस्ट स्नग कौन सा है? ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा भी है सुबेल पोस्ट स्नग। सुबेल पोस्ट स्नग को माप के अनुसार ढीला करके पिलर पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा शुद्धता में माप खोलने में कठिनाई होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में कम किया जाता है। जो हमारा सॉलिड सरफेस गेज रहता है, इसका प्रयोग वर्कशॉप में कम किया जाता है। अब दूसरा आ जाता है हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम, फ्रेंड्स डायग्राम मुझसे थोड़े सही तरीके से नहीं बनते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसको भी आप अपनी वर्कशॉप में देख सकते हैं, आपकी वर्कशॉप में जरूर होगा। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज की थ्योरी कल देख लेते हैं। इस प्रकार के सरफेस गेज में पिलर बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता है, बल्कि एक रॉकर आर्म की सहायता से जुड़ा रहता है, जिसका संबंध बेस से होता है। यहाँ पर ये आपको रॉकर आर्म दिख रहा होगा। इस सरफेस गेज से फिक्स सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जाती है। इसलिए ऐसे सरफेस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है बेस। सरफेस गेज का बेस जो रहता है किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। इससे और क्या बोल रहा है, इसके नीचे की सतह पर भी ग्रुप बना होता है, जिससे इसे सिलेंड्रिकल या भीकार की सतह पर रखा जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको भी ग्रुप, और ये इसका बेस दिख रहा होगा चौरस आकार का। तो ये इसका बेस है, और यहाँ पर एक गाइड पिने वगैरह भी लगी रहती हैं। सबके मैं आपको यूजेस बता दे रहा हूँ, किसका यूज कहाँ करते हैं। अब पिलर, यह प्रायः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और केसाट कर दिया जाता है। स्पिंडल रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो सरफेस गेज का पिलर या स्पिंडल रहता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? तो रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। अब आ जाता है स्क्राइबर। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसके पॉइंट को हार्ड बटन पर कर दिया जाता है। इसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? लाइनें खींचने। तो फ्रेंड्स आपको स्क्राइबर भी दिख रहा होगा, ये स्क्राइबर इसके साथ लगा है। कौन सा स्क्राइबर लगा है? हमारा बेंट स्क्राइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा भाग है? स्क्राइबर के बाद आ जाता है स्क्राइबर स्नग। यह पिलर पर ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर को निश्चित ऊंचाई तक सेट करने के लिए किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो गोला गोला दिख रहा है ये है स्क्राइबर स्नग। ये क्या करता है? ये जो हमारा स्क्राइबर है इसको ऊपर नीचे करने का काम करता है, तो उसको ही बोलते हैं स्क्राइबर स्नग।
अब आ जाता है रॉकर आर्म। यह प्रायः बेस पर बने हुए खांचे में स्क्रू व स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू क्या है फ्रेंड? जब भी हमें कोई सूक्ष्म माप के लिए हम करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का। स्पिंडल लॉक नट क्या है फ्रेंड? जब हम पिलर को एक निश्चित ऊंचाई पर सेट कर देते हैं तो उसे लॉक करने के लिए एक नट का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉक नट। अब आ जाता है गाइड पिने। यह स्टील की बनी हुई पिने होती हैं जो कि बेस के साथ जुड़ी रहती हैं। इनको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समांतर लाइनें खींचना हो तो गाइड पिनें प्रयोग की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समांतर लाइनें खींचना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम हमेशा गाइड पिन का यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। आप सरफेस गेज के उपयोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? स्क्राइबर और पॉइंट के जॉब की सतह के बीच का कोण 30 से 35 डिग्री होना चाहिए जब हम स्क्राइबर द्वारा लाइन लगाते हैं तब। सरफेस गेज के उपयोग देख लेते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग समांतर और सीधी लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समांतर साइडों को भी चेक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फोर्जा चक में जॉब को सेंटर में बांधते समय भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सरफेस गेज के उपयोग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से सीखना है तो फ्रेंड्स मैं आपको थ्योरिकली पूरा बता रहा हूँ। आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को अपनी वर्कशॉप में देखना है, अपनी बुक में आपको सर्च करना है। आपको देखना है कि सरफेस गेज क्या रहता है, कैसा उसका बेस रहता है, कैसे उससे मार्किंग करते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में थ्योरिकली पूरा बता दे रहा हूँ और जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो हमारा मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स का अगला पार्ट है। अभी हमारे मार्किंग टूल्स और रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।